नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकेंगी। धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार या फिर एनडीए 3.0 के, क्योंकि बीजेपी की अब मेजोरिटी जो है तो नीचे जा चुकी है 273 से, तो हम जैसे मोदी 3.0 की जगह एनडीए 3.0 भी कह सकते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जो एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार, उसके 100 दिन का जो कार्यकाल था वो किस तरीके का रहा। 100 दिन का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई जो 100 दिनों में उन्होंने हासिल की। तो पहले एक नजर डालते हैं कि जो उन्होंने 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं जो थी उनके बारे में उन्होंने बात करी, जिसमें उन्होंने 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है, ऐसा उन्होंने कहा। जिसमें फोकस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, मिडिल क्लास, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इन सबको उन्होंने ध्यान में रखा। सड़कों, रेलवे, पोर्ट, एयरवेज के लिए 3 लाख करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की स्वीकृति मिली है 900 किलोमीटर की। महाराष्ट्र में वाधवान मेगा पोर्ट की स्वीकृति मिल चुकी है। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए सिंखुनला टनल का शिलान्यास भी किया गया है। इसके बाद किसान आय की वृद्धि में को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो कि 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ वितरित किए गए। अब तक 12.5 करोड़ किसान, लगभग 12.33 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। खरीफ फसलों के लिए 2024-25 के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई है, जहां पर 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का लाभ होगा। मध्यम वर्ग को राहत की अगर की बात की जाए तो यहाँ पर 7 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं। सैलरीड व्यक्तियों के लिए 17,500 रुपए की बचत। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 की सीमा से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन के लिए जो छूट की सीमा है वो 25,000 कर दी गई है। 25 वर्षों के लिए की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस, जो कि पहले एनपीएस स्कीम हुआ करती थी, अब उन्होंने उसका नाम बदल करके और उसमें कुछ बदलाव करके उसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों की स्वीकृति दी गई है, जहां पर 1 करोड़ शहरी घर और 2 करोड़ ग्रामीण घरों की बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार ने 11 लाख नई लखपति दीदीज को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदीज 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय कमा रही हैं। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसके बाद अल्पसंख्यक और जनजाति यों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री डेवलप्ड ट्राइब विलेज कैंपेन के तहत 63,000 जनजातीय गांवों का विकास करने की बात कही है। नमस्ते योजना के तहत विस्तार, कूड़ा बनाने वालों और सफाई कर्मचारियों के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई सारी परियोजनाएं लागू की गई हैं। व्यवसाय में सरलता के लिए एंजल टैक्स समाप्त किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है। जेनेसिस प्रोग्राम टीयर 2 टीयर 3 शहरों में स्टार्टअप्स का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए कई सारी परियोजनाएं लागू की गई, जैसे युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज। अगले 5 वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभ पहुंचाने की बात लक्ष्य रखा गया है। 15,000 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। टीपीओ के तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 तक का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत की जो स्कीम थी उसे 70 वर्ष के लोगों के से ऊपर के नागरिकों को शामिल किया गया है और उसमें 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए ये पेंशन आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। 75,000 नए मेडिकल सीट्स जोड़े गए हैं। नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि डॉक्टरों और केंद्रीकृत डेटाबेस हो सके। तो ये था जो कि ये एक सार है जो कि अभी तक सरकार ने क्लेम किया है। अभी तक मतलब
100 दिनों में सरकार की ये उपलब्धियां रही। अगर आप 2019 में सरकार बनने के बाद क्या क्या बड़े फैसले हुए थे, तो उसमें 3 तलाक भी देख सकते हैं आप, धारा 370 भी देख सकते हैं। तो ऐसे बड़े फैसले जिन्हें आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल से जुड़े हुए कई सारे ऐसे फैसले लिए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को के राज्य का दर्जा हटा करके उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो ये सारे बड़े फैसले पिछली बार हुए थे, और ये सारी जो चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस बार सरकार ने ये सारी चीजें की हैं। तो ये बात हो गई सरकार से जुड़ी हुई। अब आगे बात करते हैं। कांग्रेस जो है उसने एनडीए सरकार के 100 दिन होने पर कई सारी चीजों के बारे में बात कही है कि सरकार किस तरीके से 100 दिनों में उसका कार्यकाल विफलताओं से भरा रहा। तो कांग्रेस का सबसे पहला दावा रहा कि यह दिशाहीन सरकार है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार को दिशाहीन करार दिया और कहा कि यह जनता की समस्याएं हल करने में विफल रही। केशव वेणुगोपाल जो थे, उन्होंने 100 दिनों में आपदाओं, उलटफेर और विफलताओं से भरा बताया। अब इसके कई सारी चीजें उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट बताई, जैसे कि मणिपुर संकट को अभी भी जो मणिपुर में घटनाएं हैं छुटपुट चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी और वायलेंस चल रहे हैं, और गवर्नर के घर पे पथराव किया गया। ऐसी कई सारी घटनाएं मणिपुर से अभी भी आ रही हैं। गवर्नर के घर पे पथराव होना एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है एक लोकतंत्र में। इसके बाद कई सारे मुख्य बिंदु थे, मुद्दे थे जिनका कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पाई, जैसे बेरोजगारी, ग्रामीण संकट, बढ़ती कीमतें, और किसानों के जो एमएसपी से जुड़ा मुद्दा कई उठा रही है सरकार। उस सब चीजों से जुड़े हुई चीजों के बारे में उन्होंने बोला कि सरकार किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं ले पाई। अब कई सारे नीतिगत निर्णय थे जिनमें सरकार यू टर्न लेते दिखे, जैसे कि वक्फ बिल की बात करें, पेंशन सिस्टम जैसी नीतियों में यू टर्न लिया। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहा था उसमें सरकार पीछे हट चुकी है। तो कई सारे ऐसे बिल थे जो कि ऐसा कह सकते हैं कि सरकार पिछले टर्म में भी लाना चाहती थी पर नहीं लाई, और इस टर्म में लाने के बाद उसे उनको वापस लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि वक्फ बिल में भी कई सारे मुद्दे थे जिसके बारे में सरकार सोचते हुए और अपने ही सहयोगी दल जो कि एनडीए सरकार में शामिल हैं उनकी आपत्तियों के बाद इसे जेपीसी के लिए भेज दिया गया है। अब इसके बाद पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता पे भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए, और अब ये तो बहुत ही वेग से चीजें होती है कि आप कमजोर हो चुके हैं, इस तरीके के दावे किए गए। हम इन दावों के ऊपर नहीं जाते, हमारा काम है आपके सामने सिर्फ डेटा रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की बात करी उन्होंने, जहां पे 100 दिनों में 38 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 21 मौतें और 112 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। 26 आतंकवादी हमले हुए, जहां पर 21 जवान शहीद हुए, 29 घायल और 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है। और सरकार के लिए कई सारी चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं और चुनौतियों से बच रहे हैं। किसान, युवा, महिला और देश के अन्य बड़े संघर्षों को रेखांकित भी कांग्रेस ने किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये हो गई बात हमारी, जहां पर हम बात करते हैं कि आखिर सरकार के क्या क्लेम थे। ये हो गए गवर्नमेंट के क्लेम्स। अब इसके बाद हम ध्यान देना चाहते हैं कि आखिर जो इतने दिनों में काफी दिनों से काफी सारी चीजें हुई, इनमें हमारा व्यू क्या है। तो अब सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार ने क्या क्या चीजें की। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2014 और 2019 से थी, 19 के बाद ये सरकार कई सारे जो फैसले हैं उनको लेने में थोड़ा बच रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले ये सरकार जो है तो फैसले ले लेती थी, और उसके बाद बहुत कम बिल थे जो रिव्यू कमेटी को जाया करते थे। अगर मैं सही हूं तो 20% से भी कम जो बिल है वो सेलेक्ट कमेटी या किसी भी रिव्यू कमेटी में, कैबिनेट या पार्लियामेंट के किसी भी रिव्यू कमेटी में जाने चाहते थे। पहले ये नंबर जो था यूपीए के दौरान ये 60% से ऊपर हुआ करता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं जिनमें हमें लगता है कि सरकार ने कोशिश की अपना जो कैबिनेट है उसको जैसा 2019 में था कोर कैबिनेट, उसको वैसा ही रख करके ये बताने की सरकार बदली है, लेकिन सरकार के काम करने का तरीका नहीं बदला। सरकार, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुमत के आंकड़े को ना छू पाई हो, फिर भी सरकार उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि वो 2024 के इलेक्शन से पहले कर रही थी।
पर ये दावे जो हैं किस हद तक ये दावे सही साबित होते हैं, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद था, 10 साल बाद राहुल गांधी ने उस पद पे आ चुके हैं। राहुल गांधी ने 2 बार भाषण दिया। दोनों भाषणों में उन्होंने सरकार को बहुत भयंकर तरीके से उन्हें घेरा और काफी आलोचना की सरकार की। उन्होंने कई सारे सिंबल्स का यूज किया। उन्होंने हिंदुत्व के का जो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर एजेंडा रहता है, उस पे भी सरकार को घेरने की कोशिश की, और कई सारी फोटो भगवान शिव की, जीसस क्राइस्ट की, गुरु नानक की, और काफी अलग अलग धार्मिक सिंबल्स यूज किए, जिसके और उनको इस्तेमाल करके सरकार को घेरने का प्रयास किया। इसके बाद जो है तो सरकार ने प्रयास किया कि जो फाइनेंस बिल था उसमें जो है तो उन्होंने एक मत चेंज किया था, जहां पर कि कैपिटल गेन्स टैक्स में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हुआ करता था, मतलब इंडेक्सेशन का अगर बेनिफिट की बात की जाए तो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट हुआ करता था उसे हटा दिया था। तो सरकार ने इसे रोल बैक कर लिया, और 2024 से पहले, मतलब बजट आने से पहले तक जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उनमें इंडेक्सेशन वैसा ही जारी रहेगा। इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया। इस तरीके के अमेंडमेंट कभी भी सरकार अपने किसी भी बिल में लेते हुए ज्यादातर दिखती नहीं थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो वक्फ बिल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, उसमें कई सारे इश्यूज जो थे उनको उठाया गया। हम खुद भी मानते हैं कि वक्फ बिल आना चाहिए, पर उसमें जो कोर इश्यूज थे उनको भी ध्यान देकर सरकार को उन बिंदुओं पर ध्यान दे करके उनका भी कुछ रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। उसके बाद इस बिल को पास करना चाहिए। कोई भी बिल परफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल, इस बिल को ला करके सरकार कई सारी चीजें कर सकती है और नियंत्रित कर सकते हैं, जिस तरीके से वक्फ काम कर रहा है। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि जो कि जिसका जो परव्यू जिसका जो उसका जो पूरा बेस था वो यूट्यूब से लेकर के हर तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उनके लिए ये व्यू था। और एक तरीके से इसके खिलाफ यूट्यूब पर या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये काफी चिंता जताई जा रही थी कि अगर कोई भी न्यूज आइटम, जैसे हम खुद एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, और इस तरीके के किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और सरकार जो है तो इनके कंटेंट को कंटेंट रिव्यू करने से कोई समस्या नहीं है। हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो सरकार को जरूर उस पर रखना चाहिए, लेकिन उसमें कई ऐसे रेगुलेशन थे जो हो सकता है कि हमारी जो बोलने की आजादी है या फिर हमारी कंटेंट क्रिएट करने की आजादी है, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम एक न्यूज पोर्टल जैसा चला रहे हैं, उसकी आजादी पे एक प्रश्न चिन्ह लगाती हुई सरकार का ये बिल दिख रहा था। इस तरीके के बिल जो है तो सरकार ने पीछे ली। अब इस सरकार में एक और चीज नई हुई कि पहली बात, पहले जो है तो प्रधानमंत्री जी कई सारी चीजें कहा करते थे, जिसमें डायरेक्ट कांग्रेस उनके हमेशा अटैक पे रहती है, राहुल गांधी हमेशा अटैक पे रहते हैं। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो अटैक है राहुल गांधी पे, उतने तीखे नहीं हो पा रहे जितने आज 2024 चुनाव से पहले हुआ करते थे। अब ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है कि 52 या 53 से उठ करके 99 सीटों तक पहुंच चुकी है, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। कांग्रेस का कुछ वोट परसेंटेज भी 1.5 से 2% के आसपास पूरे देश में बढ़ा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो प्राइम मिनिस्टर की पहली बार इस बार सीएसडीएस के सर्वे में 42 से 43% के आसपास आती है। और अगर एबीपी सी वोटर का सर्वे देखा जाए तो पहली बार वो 50% से नीचे है। अगर दोनों सर्वे का एवरेज भी देखा जाए तो करीब 45 से 46% के आसपास आती है। वहीं राहुल गांधी 25% से 20% के आसपास दिखाई देते हैं, जबकि ये नंबर 1.5 से 2 साल पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 60% से ऊपर बताई जाती थी। अगर देखा जाए तो 55 से 56% खराब से खराब समय में भी उनकी लोकप्रियता रही। तो ये जो लोकप्रियता प्रियता है प्रधानमंत्री जी की, वो 50% से नीचे आई, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। और जो राहुल गांधी के ऊपर पप्पू करण करा गया था भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता या फिर उनके आईटी सेल की तरफ से, उस इमेज को राहुल गांधी ने धो दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा फेरबदल है राजनीतिक या पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो।
अब हमारा इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि ये सरकार जरूर तीसरी बार चल रही है, लेकिन इस सरकार का जो भविष्य है वो बहुत कुछ निर्भर करने वाला है आने वाले 6 चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव है, फिर दिल्ली का चुनाव है और फिर बिहार का चुनाव है। अगर इन 6 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 राज्य जीत जाती है तो सरकार, हमें लगता है कि सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी 5 साल जिस तरीके से ये चल रही है। लेकिन अगर ये सरकार इन 6 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में इसकी सरकार नहीं बनती है, और इंपॉर्टेंट इसमें है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ये 4 राज्यों में अगर सरकार नहीं बनती है, में किसी एक में तो कम से कम बनना ही चाहिए, अगर नहीं बनती है तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर एनालिस्ट की मानी जाए तो अभी के समय में हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, यहाँ जो है तो आगे दिल्ली, यहाँ पर अपोजिशन, मतलब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बाकी सब जगह जो है तो कांग्रेस, कांग्रेस से जुड़े गठबंधन आगे दिखाई देते हैं। झारखंड में कांटे की टक्कर है और बिहार में भी कांटे की टक्कर है। याद रखना यह भी जरूरी है कि जेडीयू, जिसे सभी ने यह मान लिया था कि जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत खराब होने वाला है, बहुत ही खराब होने वाला है, जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छा परफॉर्म करते हुए सबसे ज्यादा बिहार में सीटें जीती हैं, और एक तरीके से वो बिहार में नंबर 1 पार्टी निकल के आई है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। तो आप, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां सभी ने नीतीश कुमार जी को रूल आउट कर दिया था, वहीं नीतीश कुमार जी एक विनर की तरह निकल के आए हुए हैं। अब हम ये जानते नहीं है कि 2025 में जब बिहार के चुनाव होंगे, वहां पर तेजस्वी यादव किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, या कांग्रेस, सीपीआईएम और आरजेडी का जो अलायंस है कैसा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में एनडीए गठबंधन का अपर हैंड दिखता है। हरियाणा में कांग्रेस, अगर अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि काफी सारे ब्लंडर्स कांग्रेस कर रही है, जैसे कि कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके का उन्हें इग्नोर किया जा रहा है या उन्हें उस तरीके की वरीयता नहीं दी जा रही है, शायद उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कांग्रेस को हो सकता है। और हो सकता है कि जो दलित वर्ग, जिस समाज से, दलित समाज से वो आती हैं, उसका वोट कहीं बट सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। महाराष्ट्र में जो नई योजनाएं सरकार ने लागू की हैं, जैसे कि लाडली बहन योजना, लड़का भाऊ योजना, इस तरीके की काफी सारी योजनाएं लागू की हैं। उन योजनाओं की पहली किस्त शायद आ चुकी है, दूसरी किस्त भी आने वाली है। उन योजनाओं का क्या बेनिफिट होगा, और हमें ऐसा लगता है कि शायद इन्हीं योजनाओं के को ध्यान में रखते हुए या लॉन्च करके बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के कारण ही ये जो 4 राज्यों के चुनाव थे वो साथ में ना करवा करके उन्हें 2 राज्य, पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और बाद में महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव करवाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। आप जरूर बताएं कमेंट्स में कि 100 दिनों में क्या आपको बदलाव लगता है इस सरकार में, या क्या एनडीए सरकार जो 2024 के बाद बनी है, क्या उसी ताकत से, उसी कन्विंसिंग तरीके से काम करती हुई दिख रही है, उसी तरीके से अथॉरिटी के साथ काम करती दिख रही है जैसा कि ये 2024 से पहले दिखाई करती थी। धन्यवाद।